नमस्ते बच्चों। पिछले क्लास में अपन ने कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण बता चुके थे। आज अपन बहु आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। बहु आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण सिद्धांत, ये टॉपिक है अपने पास में। आवेश है निकाय के ऊपर बहुत सारे हैं। बहु आवेश है निकाय पर बहुत सारे आवेश दे रखा है। बहु आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो पहले तो डायग्राम बनाना अपने को। Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 आवेश, Qn आवेश। एक स्थिर आवेश है अपने पास में Q0। Q1 से Q0 के मध्य स्थिति सदिश R1 है। Q2 का R2 स्थिति सदिश है। Q3 R3 सदिश है और इसी प्रकार से n के कारण स्थिति सदिश Rn है। Q1 आवेश Q0 पर बल तो होगा तुम्हारे F01 बल। इसी प्रकार से Q2 का हो जाएगा F02। इसी प्रकार Q3 का हो जाएगा तुम्हारे पास में F03। बल एक सदिश रूप है तो सदिश का चिन्ह। इसी प्रकार से n आवेशों के कारण बल है F0n होगा। यह तो है अपने पास में डायग्राम। अब अपने पास में यदि इनका स्थिति इनके मध्य की दूरी बताओगे तो डेल्टा R1 से बताओगे, डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3 और डेल्टा R0n भी बता सकते हो सदिश स्थिति रूप में। सबसे पहले तो अपन अध्यारोपण की परिभाषा देंगे। क्या है अध्यारोपण सिद्धांत? है क्या चीज? अध्यारोपण सिद्धांत सूत्र है F बराबर परिणामी बल F बराबर F01 प्लस के F02 प्लस के F03 प्लस के F04 प्लस के F0n। इसी की परिभाषा अपन को बनानी है कि एक स्थिर आवेश पर अलग अलग आवेशों के कारण स्थिर आवेश पर लगने वाले बलों का सदिश योग, इसको सदिश योग बोलोगे और बीजगणितीय रूप में दोगे तो सिग्मा के रूप में दोगे तो उसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। निकाय पर अलग अलग आवेश यदि एक स्थिर आवेश Q0 पर बल लगता है तो अलग अलग आवेशों के कारण स्थिर आवेश पर लगने वाले बलों का सदिश योग को अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। यदि निकाय पर अलग अलग आवेश उपस्थित हो तो एक स्थिर आवेश Q0 पर अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग को अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। यह तो है भाई अध्यारोपण सिद्धांत की परिभाषा। अब इसकी शर्त है तुम्हारे पास में, अध्यारोपण सिद्धांत की शर्त है निकाय पर एक से अधिक आवेश उपस्थित होने चाहिए तो यह नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं लागू होगा। तो है निकाय पर एक से
अधिक, एक से अधिक या एक से अधिक आवेश उपस्थित होने चाहिए। एक से अधिक का मतलब दो से भी अधिक होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, दो से भी अधिक होना चाहिए, 2 3 4 5 कितना भी हो सकते हैं। तो मैंने लिख दिया निकाय पर एक से अधिक आवेश उपस्थित होने चाहिए। यदि इस शर्त की पालना होगी तो ये तुम्हारे पास अध्यारोपण सिद्धांत लागू होगा। यह तो अध्यारोपण सिद्धांत की परिभाषा सूत्र के अनुसार बनाना है। उस सूत्र को सूत्र नंबर 1 दे दिया इसको। अब है तुम्हारे पास इस डायग्राम का वर्णन। क्या दे रखा है डायग्राम का वर्णन? चित्रानुसार माना कि निकाय पर Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 आवेश, इसी प्रकार से n आवेश उपस्थित है। एक स्थिर आवेश Q0 है। Q1 और Q0 के मध्य स्थित सदिश R1, इसी प्रकार से R2, R3, Rn है। यदि Q1 आवेश Q0 पर कार्यरत बल है तो कूलाम बल के अनुसार बल F01 होगा। इसी प्रकार F02, इसी प्रकार F03, इसी प्रकार n आवेशों के कारण जो बल होगा F0n होगा। तो चित्रानुसार यदि निकाय पर Q1, Q2, Q3, Qn आवेश उपस्थित है, एक स्थिर आवेश Q0 से स्थित सदिश R1, R2, R3, Rn है। यदि Q1 आवेश Q0 पर कार्यरत हो तो कूलाम नियम से कूलाम बल F01 बराबर K Q1 Q0 बटे R01 सदिश रूप में स्क्वायर और R01 क्योंकि बल एक सदिश रूप में है तो R01 ये दिशा के एकांक सदिश भी लिखोगे समीकरण नंबर 1। ये Q1 आवेश Q0 पर कार्यरत हो तो कूलाम नियम से कूलाम बल है F01 बराबर के Q1 Q0 बटे R01 का स्क्वायर और एकांक सदिश R01। अब इसी प्रकार से आगे वाले दोगे तो इसी प्रकार से लिख के इसी प्रकार से F02 बराबर के Q0 Q2 बटे R02 का स्क्वायर और R02 कैप। F03 बराबर के Q0 Q3 बटे R03 स्क्वायर और R03 का कैप। F0 इसी प्रकार से n प्रकार के कारण कितना होगा F0n बराबर के Q0 Qn बटे R0n का स्क्वायर और ये R0n कैप। ये जो समीकरण आया अपने पास में इसको समीकरण नंबर में टोटल ए दे रहा हूं इनको पूरे को। जब ए का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 में समीकरण 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ए बराबर के Q0 Q1 बटे R01 का स्क्वायर R01 कैप
प्लस के Q0 Q2 बटे R02 का स्क्वायर R02 कैप प्लस के Q0 Q3 बटे R03 का स्क्वायर R03 कैप प्लस के चलते चलते Q0 Qn बटे R0n का स्क्वायर R0n कैप। n आवेशों के कारण टोटल बल का मान आया। इस बल को परिणामी बल भी बोलोगे। अब इसका बीज, ये टोटल अपन ने बल का मान निकाल लिया यहां से यहां तक, क्योंकि अपन बहु आवेशों के मध्य बल चाहिए था, बल का मान आ गया। यदि इसको बीजगणितीय रूप में दोगे, बीजगणितीय रूप में दोगे तो F बराबर Q0 तो कॉमन ले लिया इन दोनों पूरे समीकरण में, तो ब्रैकेट के अंदर हो गया Q1 बटे R01 का स्क्वायर R01 कैप प्लस के Q2 बटे R02 का स्क्वायर प्लस के Q3 बटे R03 का स्क्वायर R03 कैप प्लस के n के कारण हो जाएगा Qn बटे R0n का स्क्वायर और R0n कैप। ये अपन ने इनमें कॉमन ले लिया। अब बीजगणितीय रूप दोगे तो Q0 ये Q1 Q2 Q3, तो ये सिग्मा दे दिया मैंने। सिग्मा का मतलब होगा योग होना, टोटल का योग होना। तो Q1 कहाँ से, एक से स्टार्ट हो रहा है, x के अनुदिश, तो I दे दिया मैंने, और R0 I कैप और ये R0 I और ये एकांक सदिश में के रूप में I का मान है, एक से स्टार्ट हो रहा है, तो एक से स्टार्ट कर रहा है तो I बराबर एक, कहाँ तक चल रहा है ये n तक, तो ये n लिख दिया यहाँ पे। ये हो गया इसका बीजगणितीय योग। यदि जो समीकरण यहाँ तक ये अपने समीकरण सही है, क्योंकि बल ही पूछा हुआ है तो बल का मान लिख दिया। अपन ने Q0 कॉमन लेके भी लिखोगे तो Q0 कॉमन ले लिया, तो ये अंदर राशि आ गई। इसका बीजगणितीय रूप में दोगे तो सिग्मा का मतलब है बीजगणितीय योग। तो ये Q1 Q2 Q3 सीक्वेंस से चल रहा है, तो I बराबर मैंने I लिख दिया यहाँ से 1 को, 1 2 3 चल ही रहा आगे, तो 0 I हो गया। ये स्क्वायर है यहाँ पे, I का मान एक से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक चल रहा है, n तक चल रहा है, तो n दे दोगे। ये बीजगणितीय रूप। अब इसका एक सदिश रूप भी है, तो तुम्हारे कोर्स में है नहीं, सदिश रूप में लिखना है, तो इसको अपन अलग मापांक के रूप में दर्शाएंगे और एकांक सदिश का सूत्र भी लिखेंगे। एकांक सदिश का सूत्र है a कैप बराबर a सदिश बटे मापांक इसका, वो अपन ने एकांक सदिश के रूप में, यदि इसका सूत्र लिखोगे तो एकांक सदिश का सूत्र लिखने के बाद में इस मापांक का भी आएगा, दोनों राशि गुणा होकर आगे सूत्र बन जाएगा ये। पर तो अपने कोर्स में इतना ही है। ये तो है बहु आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण के सिद्धांत। तो टोटल परिणामी बल का मान ये आ गया अपने पास में। ये थे कूलाम के नियम पर आधारित कुछ 2-3 डेरिवेशन। अब यह कूलाम के नियम का महत्व क्या दे रखा है, कूलाम के नियम का महत्व, कूलाम के नियम का महत्व क्या दे रखा है। कूलाम के नियम का महत्व और एक गाउस के नियम का महत्व, दोनों के आगे वाले चैप्टर में तुलना भी कर रखी है, परंतु अपन ने इसी चैप्टर में कूलाम के नियम का महत्व है। तो पहला महत्व तो ये बता रखा है, कूलाम के नियम का महत्व है। कूलाम के नियम का महत्व अपन को 3 टॉपिक बता रखा है। एक तो दे रखा परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के कारण लगने वाला बल, दूसरा दे रखा है अणु द्वारा बनने वाले परमाणु के मध्य बल, और तीसरा टॉपिक दे रखा है अणु तथा परमाणु को परस्पर संबद्ध करके द्रव्य तथा ठोसों के मध्य बल। तो तीनों टॉपिक दे रखा है इसमें। एक तो दे रखा है परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन के कारण बल। एक टॉपिक तो ये हो गया तुम्हारे पास, परमाणु में नाभिक के चारों ओर
घूमते इलेक्ट्रॉन के कारण बल, दूसरा दे रखा है अणु द्वारा परमाणु के मध्य बंधन बल, अणु द्वारा परमाणु के मध्य बंधन बल। तीसरा टॉपिक दे रखा है अणु तथा परमाणु को परस्पर संबद्ध करके द्रव्य तथा ठोसों के मध्य बल। ये अपने पास में 3 टॉपिक दे रखा है। इसका महत्व है का परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन के कारण बल, दूसरा पॉइंट दे रखा अणु द्वारा परमाणु के मध्य बंधन बल, और तीसरा टॉपिक दे रखा अणु तथा परमाणु को परस्पर संबंध का मतलब जोड़ने के बाद में द्रव्यमय या ठोसों के मध्य क्या होगा, बल। ये तो था अपने पास में कूलाम के नियम का महत्व है। ये कूलाम के नियम पर आधारित थे टॉपिक जो करवा दिए। अब आगे वाला टॉपिक दे रखा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या इसको विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, ये क्या चीज दे रखी है? सबसे पहले तो है विद्युत बल रेखाएं कहते किसे हैं? विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा क्या होगी? परिभाषा डायग्राम है, ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है। विद्युत बल रेखा है, प्लस आवेश से निकलती है, माइनस आवेश पर समाप्त होती है, ये दे रखा है। तो ये विद्युत बल रेखा की परिभाषा होगी जब किसी आवेश का धन परीक्षण आवेश जब किसी आवेश का धन परीक्षण ये आवेश दे रखा है जो मूल स्रोत आवेश है, ये मूल स्रोत आवेश का धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है, इस मार्ग का अनुसरण कर रहा है, उसको बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। जब किसी स्रोत आवेश का धन परीक्षण आवेश, मैंने कहा धन परीक्षण आवेश है कि स्रोत आवेश की परीक्षा ले रहा है, उसी को बोलते हैं धन परीक्षण आवेश। तो स्रोत आवेश का धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यदि स्रोत आवेश का धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यह परिभाषा होगी तुम्हारे पास में, यदि स्रोत आवेश का धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब है इससे आगे वाला टॉपिक, विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है, वो विद्युत बल रेखाओं के गुण बताना अपने को। विद्युत बल रेखाओं के गुण। अब एग्जाम के अंदर या तो 3 गुण पूछते हैं या 5 गुण पूछते हैं, तो कम से कम 5 गुण तो याद होने ही चाहिए। अब है विद्युत बल रेखा। सबसे पहले तो बल रेखाएं खींचनी है अपने को। ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है। प्लस आवेश से विद्युत बल रेखाएं प्रारंभ होगी, माइनस पर समाप्त होगी। तो ये तो है विद्युत बल रेखाओं का डायग्राम। तीर का निशान लगाना है, जो प्लस आवेश से निकलती है माइनस पर समाप्त होगी, तो ये तीर का निशान बता रहा है। अब विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक खुला वक्र होती है,
विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक खुला वक्र होती है, पहला गुण, क्योंकि यह प्लस से प्रारंभ होगी माइनस पे समाप्त होगी, तो केवल ये ऐसा ही डायग्राम है, ये ऐसा, तो ये खुला वक्र होगा। तो पहला गुण तो होगा विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक खुला वक्र है। दूसरा गुण अपने पास में है विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होगी, ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होगी। तो धनात्मक पर प्रारंभ होकर ऋणात्मक पर क्या होगी, ये समाप्त होगी। तीसरा है यदि विद्युत बल रेखाओं पर यदि स्पर्शरेखा खींचते हैं, ये स्पर्शरेखा खींचती तो उस विद्युत क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करती है। ये जो अपन ने पहले बल रेखाएं खींची हुई थी, इसके ऊपर में स्पर्शरेखा खींची, स्पर्शरेखा मतलब उस बिंदु के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनना, तो यह स्पर्शरेखा का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निर्धारित करते हैं। तीसरा गुण हो गया, ये यदि बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, क्यों नहीं करती है इस टॉपिक में बता रहे हैं अपन आगे वाले में। आगे देखिए, विद्युत बल रेखाएं यदि पास पास में है तो तीव्रता का मान अधिकतम होगा, और बल रेखाएं दूर दूर है यहाँ पे तो तीव्रता का मान क्या होगा, कम होगा। ये इनके गुण है। अब आगे वाला में गुण, विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक खुला वक्र होती है। विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। तीसरा, यदि विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्शरेखा है, तीव्रता की दिशा को निर्धारित करती है। यदि बल रेखाओं पर स्पर्शरेखा खींचे जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निर्धारित करती है, तीव्रता की दिशा को निर्धारित करती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निर्धारित करती है। ये 3 गुण हो गए। आगे वाला चौथा गुण है विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, क्योंकि कटान बिंदु पार परिणामी तीव्रता का मान एक ही प्राप्त होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, क्योंकि कटान बिंदु पर परिणामी तीव्रता का मान एक ही प्राप्त होता है। चित्र डायग्राम से देखना, यह एक बल रेखा है, यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान ली मैंने, ये दूसरे के कारण E2 ले लिया मैंने। तो यहाँ पर इस बिंदु पर दोनों क्या होगा, योग होगा, तो E बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास में E1 प्लस के क्या होगा, E2। तो परिणामी मान कितना होगा, एक ही होगा, तो दिशा भी क्या होगी, एक ही संभव होगी। ये दे रखा है विद्युत, ये मोस्ट है तुम्हारे पास में, क्यों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि जिस बिंदु पर ये बल रेखाएं काटती है उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता का मान क्या होगा, एक ही प्राप्त होगा, इसलिए ये दिशा भी क्या होगी, एक ही होगी। यदि बल रेखाएं, आगे वाला टॉपिक दे रखा है,
पांचवा, यदि बल रेखाएं पास पास हो तो तीव्रता अधिकतम होगी। यदि बल रेखाएं दूर दूर स्थित हो तो तीव्रता न्यूनतम होगी। यह गुण दे रखा है। एक आगे और दे रखा है, छठा पॉइंट ये दे रखा है कि यदि अपन प्लस आवेश दे रखा है, इधर भी प्लस आवेश दे रखा है, यहां से बल रेखाएं खींचोगे तो ये बल रेखा आएगी। मैंने पहले बता चुका, यदि आवेश समान जाति के हैं तो प्रतिकर्षण होगा, और विजातीय आवेश दे रखा है तो आकर्षण होगा। तो ये प्लस आवेश के कारण बल रेखाएं इधर, इसके कारण ये, तो ये बल रेखा होगी। आवेश समान होने के कारण प्लस प्लस आवेश है तब भी प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस आवेश दे रखा है तब भी प्रतिकर्षण होगा। तो इस बिंदु पर कोई भी बल रेखाएं नहीं होगा, तो परिणामी बल क्या होगा? शून्य होगा। परिणामी जहां बल शून्य होगा इस बिंदु पर, उस बिंदु को बोलते हैं उदासीन बिंदु। तो ये उदासीन बिंदु की परिभाषा भी है, उदासीन बिंदु, और इसके गुण भी है। उदासीन बिंदु है जब किसी बिंदु पर कोई भी बल रेखाएं नहीं खींची जाती है तो उस बिंदु पर परिणामी बल क्या होगा? तुम्हारे पास में शून्य होगा। उस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। जब किसी बिंदु पर कोई बल रेखाएं नहीं खींची जाती है तो उस बिंदु पर परिणामी बल शून्य होता है, उसे उदासीन बिंदु कहते हैं। उदासीन बिंदु कहते हैं। ये दे रखा है तुम्हारे पास में 6 पॉइंट है, और जहां से 7वां पॉइंट दे रखा है, जहां से बल रेखाएं प्रारंभ होती है और जहां पर मिलती है, दोनों स्थानों पर वो पृष्ठ के लंबवत होती है। ये 7वां पॉइंट दे रखा है। 7वां पॉइंट है जहां से बल रेखाएं निकलती है, जहां से बल रेखाएं निकलती है तथा जहां पर यह मिलती है, दोनों ही स्थान पर यह पृष्ठ के लंबवत होती है। ये टॉपिक है। ये एक तो उदासीन बिंदु की परिभाषा, एक बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। एग्जाम में पूछा जाता है जहां से बल रेखाएं निकलती है तथा जहां पर ये मिलती है, कहने मतलब जहां से प्रारंभ होकर जहां समाप्त होती है, दोनों स्थानों पर ये पृष्ठ के क्या होगी? लंबवत होगी। ये है विद्युत बल रेखाओं के गुण जो मैंने 7 पॉइंट बता चुके। उसमें से एक तो है उदासीन बिंदु की परिभाषा पूछी जाती है, भाई उदासीन बिंदु है क्या चीज विद्युत बल रेखाओं में, और विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, इसका कारण क्या दे रखा है वो दे रखा है। अब ये विद्युत बल रेखाएं हो गया। अब इससे आगे वाला टॉपिक, ये अपने पास में टॉपिक पूरा हो गया। अब इससे अगले वाला टॉपिक है, अगले क्लास में लेंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना।